हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 9th का रसायन शास्त्र देख रहे हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वह चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1 हमारे परिवेश के पदार्थ का जो भारतीय भवन बुक का आंसर क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। यहाँ से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और साथ में इसका जो लेक्चर्स है, इसका जो शॉर्ट नोट्स है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो हमारे बुक में दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े जाएंगे। तो आप लोग बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में आपको इस तरह का बेल आइकन आपको दिखाई देगा। तो आप इस बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आपको कभी भी जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके ताकि आप अच्छे से देख सको। और हाँ, लाइव क्लास भी आप लोग का होगा। तो चलते आप चैनल पे बने रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 क्वेश्चन आपसे बात करा है यहाँ से कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में, यहाँ पे वास्तव नहीं होगा, सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में वाष्पन कहलाता है, ऑप्शन बी में उबलना कहलाता है, ऑप्शन सी में संघनन कहलाता है या ऑप्शन डी में ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि कोई भी ठोस पदार्थ सीधे द्रव अवस्था में न बदल कर वो सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस चलते इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि वाष्पन की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी जब वाष्पन की अभिक्रिया होती है तो उससे क्या चीज निकलता है, उससे क्या उत्पाद के रूप में बनता है। ऑप्शन ए में वह गर्मी देता है, क्या वह ठंडा देता है, क्या वह ताप में वृद्धि कर देता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्पन की क्रिया होने के बाद वहां पे ठंडक महसूस होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। इस चलते इसका सही जवाब दूसरा का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बात किया है, देखिए यहाँ से अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में वायु का दाब जैसे जैसे घटा है या घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है। जैसे जैसे घटता है दाब वायु का वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस में बात किया गया कि वह बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या स्थिर रहता है या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे जैसे दाब घटता है तो इसमें जो परिवर्तन आता है वह वैसे वैसे जो द्रव का क्वथनांक है यानी जो उबल रहा होता है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, यानी वह घटना शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज का चौथा क्वेश्चन में पूछा गया कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी जो गैस है वो द्रव में बदल जाता है तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं। क्या गैसीकरण कहते हैं, क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या संघनन कहते हैं या जमना कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब गैस द्रव में बदल जाता है या परिवर्तन कर दिया जाता है तो इस चीज को हम लोग संघनन कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन, यानी चौथा का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न 5वें पर चलते हैं। 5वां में आपसे पूछा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए में द्रवनांक कहलाता है, ऑप्शन बी में क्वथनांक कहलाता है, ऑप्शन सी में क्रांतिक कोण कहलाता है या ऑप्शन डी में क्रांतिक बिंदु कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप लोग इसका सही जवाब दोगे। तो इसका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसको जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवनांक, यानी द्रव में परिवर्तन द्रवनांक कहलाता है। तो 5वां का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा अगर फर्स्ट डे का क्लास तो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया जाएगा ताकि वहां से आप अच्छे से पढ़ सको।
चलिए आज के छठवें प्रश्न पे पढ़ते हैं। छठवां प्रश्न में पूछा गया है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। यानी पदार्थ का जो ये कण, ये मान लीजिए पदार्थ है तो इसके जो ये छोटे छोटे मौलिक कण होते हैं, तो इसको यह एक जो किनारे वाला पार्ट होता है इसको बांध करके यह रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वह कौन सा बल होता है। ऑप्शन ए में बात किया गया अंतरा अणुक स्थान उसको कहते हैं, ऑप्शन बी में बंधन कहते हैं, ऑप्शन सी में अंतरा अणुक बल कहते हैं, या ऑप्शन डी में नाभिकीय बल कहते हैं। तो पदार्थों के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल कहलाता है वह कौन सा बल कहलाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, अंतरा अणुक बल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न पे, सातवां प्रश्न में पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध, इत्र या सेंट कह सकते हो, या कोई भी फॉग वगैरह जो भी आप यूज करते हो, उसका गंध वायु में चारों ओर कैसे फैल जाता है, और अगर वह फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं, क्या उसे विसरण कहते हैं, क्या संघनन कहते हैं, या द्रव कहते हैं। तो इत्र का गंध जैसे ही वायु में फैल जाता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, या कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा गैसों का विसरण लिखा हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों सेम चीज है, गैसों का विसरण ही होता है, जिसके कारण इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। जैसे कि कहीं पे खाना अच्छा बन रहा होता है तो उसका सुगंध हम लोगों के नाकों तक पहुंच जाता है, यही विसरण के कारण ही ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न पूछा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि। यानी बर्फ का एक टुकड़ा है जो जल के सतह पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जल से भारी होता है, क्योंकि यह बर्फ और जल का घनत्व तो समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन फिर से आपके सामने है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता क्यों है। आपको आठवां का सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब यह हो जाएगा कि जो बर्फ होता है वह जल से हल्का होता है, जो बर्फ होता है वह जल से हल्का होता है, जिसके कारण यह जल की सतह पर आसानी से तैरता है, यह डूबता नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न में पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन में बदलिए। तो आपको पढ़ाया गया होगा इस चैनल पे भी कि आपको कोई डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आप इसको चेंज करके केल्विन में कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो एक चीज होता है, एक अंक होता है 273 प्लस 273 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से डिग्री सेल्सियस, यहाँ से क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना बराबर के बराबर। तो इसका सही जवाब यहाँ पे से क्या आ जाएगा, तो इसका जो सही जवाब 9th का हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी होगा। यानी 273.15 होता है, जिसमें आप 100 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 373.15 केल्विन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न 10वें पर पहुंचते हैं। 10वां प्रश्न में पूछा है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका ताप का मान क्या होगा। तो अभी यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से इसका जो केल्विन में ताप है वह कितना है। यानी आपको दिया के बराबर 673, लिख देते हैं 673.15 के दिया है। आपसे पूछा क्या गया है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस बराबर आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अब घट जाएगा ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी दिया हुआ में से कितना घटा लोगे आप लोग 273, यानी 10 का यहाँ से जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा घ। यानी जब इतना में से घटाओगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 673 माइनस 15, फिर यहाँ पे करोगे माइनस कितना 273। अब यहाँ से कितना आ जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर, जब घटा लोगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। ध्यान रखेंगे ये 400 आपका क्या आ जाएगा, तो आप समझ रहे हो ना क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये 400 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है। ऑप्शन ए में वह निम्न ताप में होता है, क्या उच्च दाब, क्या उच्च ताप, या इनमें से कोई नहीं। जो सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था होती है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो 11वां का यहाँ से आपको सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन ग, क्योंकि वहां उच्च ताप है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में पूछा गया कि गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन आता है।
जैसे ही आप गैस को गर्म करोगे तो क्या वह बढ़ जाएगा, क्या वह घट जाएगा, या कोई चेंजिंग नहीं आएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जैसे ही आप गैस को गर्म करोगे, गर्म करने पर जो गैस का आयतन होता है वह बिल्कुल क्या होता है, बढ़ जाता है, वह बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए 13वें प्रश्न में पहुंचते हैं। 13वां प्रश्न आज से पूछा है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, कितने समय में सूखते हैं? देरी से सूखते हैं, यानी विलंब से सूखते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, उष्मा के कारण ऐसा जल्दी सूख पाता है, या ठंडक के कारण सूखता है। तो यहाँ से आपको सही जवाब बताना है तेरामा का। तो तेरामा का जो सही जवाब होगा कि जैसे ही आप आर्द्र वायु कहने का मतलब क्या होता है, उसमें नमी का मात्रा होता है। नमी का मतलब हल्का हल्का पानी कह सकते हो। वैसे जब वायु चलेगा तो उसमें कपड़ा क्या होगा, विलंब से सूखेगा, जल्द नहीं सूखेगा, लेट से सूखेगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न, आज का 14वां प्रश्न में पहुंचते हैं। 14वां प्रश्न में पूछा है कि हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? क्या घट जाता है, क्या बढ़ जाता है, क्या परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हवादार जो जगह है वहां पे द्रव के वाष्पन का जो वेग होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहां पे जल्दी जल्दी से वह क्या करना शुरू कर देगा, द्रव का वाष्पन करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है ये 14 प्रश्न का उत्तर आपको सही तरीके से मिल गया होगा, आपको इजी वे में समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, यहाँ पे क्या भरना चाहिए? तो यहाँ से आपको भरा जाना चाहिए सूक्ष्म कण से बना है, या कणों लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप लोग? कणों लिख देंगे। कणों से यह मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप लिखोगे कणों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन है? तो एक में आप क्या लिखोगे? एक में आप ठोस लिखोगे, एक में द्रव, और एक में गैस। यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरा अणु का आकर्षण बल बराबर होता है, मतलब बल खाली जगह होता है। तो जो अंतरा अणुक बल होता है, यहाँ पे अंतरा अणुक जो बल होगा वह अधिक होता है द्रव और गैस की तुलना में। यानी ये दोनों में, द्रव और गैस, ये दोनों में जो अंतरानुक बल होता है वह कम होता है ठोस की तुलना में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव और गैस की तुलना में जो ठोस होता है उसमें उपस्थित जो आकर्षण बल होता है वह ज्यादा होगा, यानी इसमें आपको भर देना है, अधिक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, चौथा पे पहुंचते हैं। चौथा में प्रश्न पूछा गया है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन खाली जगह कहलाता है। तो जो कोई भी ठोस पदार्थ है वह द्रव में बदल जाता है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। यहाँ से आपको भरा जाना चाहिए, यह द्रवण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। आज का पांचवा पांचवा में पूछा किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यहाँ आपको भर देना है कि वो वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न, आज का छठवां, ठोस द्रव का सीधे गैस में परिवर्तन। कोई ठोस है और वह सीधे किस चीज में बदल जा रहा है? गैस में बदल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उदर्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदर्व। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं आयोडीन, कपूर, ये सभी आपको उदर्वपातन के कैटेगरी में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न, वाष्पन द्रव की खाली जगह पर होता है जबकि उबलना द्रव के खाली जगह से होता है। तो जो वाष्पन द्रव का होता है वह किस चीज पर होता है? सतह पर होता है। किस चीज पर होता है? सतह पर। लेकिन उसका जो उबलना होता है वह कहाँ होता है? वह भीतर के भागों से होता है, या भीतर से होता है। अगला है गैस खाली जगह होती है। तो गैस क्या होती है आपको बताना है? गैस संपीड्य होती है। से पूछा गया कि ठोस खाली जगह होती है, तो ठोस जो क्या होगी? असंपीड्य होगी। संपीड्य का मतलब इसको क्या किया जा सकता है? घटाया, खींचा, बढ़ाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न में पूछा गया है कि ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक खाली जगह होते हैं। तो जो ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक होते हैं वे काफी उच्च होते हैं। तो 10वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा? उच्च भरा जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न में पूछा गया कि द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों के क्योंकि उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है? ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा से या तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना चाहिए? कणों की गतिज ऊर्जा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से भर पा रहे होंगे। चलिए अब सही गलत की बात कर लेते हैं। सही गलत आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया कि पदार्थ में धर्म नहीं होता। पदार्थ में धर्म नहीं होता, यहाँ पे धर्म नहीं होगा। इसका सही जवाब ये मतलब ये गलत है, यह कथन आपका गलत है।
अगला क्वेश्चन में ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठोस पदार्थ का जो आकृति होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, ये चलते आपका ये भी गलत है। गैस का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है, उसका आयतन निश्चित होता है, यानी तीसरा का सही जवाब सही होगा। चलिए अगले चौथे प्रश्न पे पहुंचते हैं। चौथा प्रश्न में आपसे पूछा है कि उसके कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, यानी गैस के कणों में किसी प्रकार का कोई वेग नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैस के कणों में वेग बहुत ज़्यादा होता है, और वेग होने के कारण ही हम लोगों के विसरण के माध्यम से नाकों तक सुगंध आता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं। जो गैस के कण होगा वह जो स्थान होता है, संपूर्ण स्थान जो उसका होता है, उसमें क्या इधर उधर वह घूमते रहता है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वह इधर उधर घूमते रहता है, बैठता बिल्कुल नहीं है। जैसा एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो अपने खपड़ेल घर में सूर्य के किरण से जो प्रकाश आते रहता है उसमें आप देख सकते हो। चलिए छठवें प्रश्न पे पहुंचे। छठवां प्रश्न में आपसे पूछा है कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। आपको पूछा गया है कि पदार्थ के कणों के मध्य जो स्थित रिक्त स्थान होता है, क्या उससे हम लोग अंतरा अणुक स्थान कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि उसको हम लोग अंतरा स्थान बल स्थान कहते हैं। और अगर वही जब एक को एक बांध करके रखता है तो उसको हम लोग अंतरा अणुक बल कहते हैं। चलिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न में पूछा गया है कि द्रव अवस्था में अंतर अणुक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है। जो द्रव अवस्था के अंतर आणुक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, आपको बताना है। तो यह बिल्कुल गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में पूछा गया है कि गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, 8वां का बिल्कुल सही है, यह बढ़ जाता है। दो विभिन्न गैस परस्पर मिश्रित नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है। जब दो गैसों को आपस में मिलाएंगे तो यह गारंटी है कि वह क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा एक दूसरे में। अगला है कि किसी गैस का द्रव रूप में कोई गैस है और ये किसी में बदल रहा है द्रव में। द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है, यानी द्रव गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए के अनुसार, ऑप्शंस के अनुसार इसका ऑप्शन से नीचे नहीं दिया गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस वाला तो है ही नहीं, ये तो सही गलत आपको चुनना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शंस नहीं दिया गया है। चलिए इसका सही जवाब सही होगा, ध्यान रखेंगे, सही है। चलिए 11वें प्रश्न में पहुंचते। 11वां प्रश्न में पूछा गया कि वे गैस जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है वाष्प कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 11वां, वे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उससे हम लोग वाष्प कहते हैं। तो आपको बताना इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही है। चलिए 11वें प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न में पूछा गया कि सफेद वस्त्र ऊष्मा का अवरोधक और ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफेद वस्त्र पहनने की पसंद करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग का सीरीज? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, तो चलिए यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न को। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग, आप सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बात किया गया कि वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। आपको बताना है कि वह चीज क्या कहलाती है जिसमें क्या होता है, कुछ स्थान घेर ले और जिसमें कुछ भार होता है। तो यहाँ से आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका जो यहाँ से सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? पदार्थ। क्या हो जाएगा? पदार्थ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? तो यहाँ से क्या इसका आप जवाब दे सकते हो? दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो तथा जिसका कोई भार हो या भार हो, द्रव कहलाता है। तो आप इतना ना लिख कर के इतना भी लिख सकते हो कि जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, जिसमें कोई कुछ भार हो, द्रव्य कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला पूछा है कि चीनी क्या है? तो आपको पता होगा चीनी एक द्रव्य है। कैसे इसको हम द्रव्य के रूप में बता सकते हैं?
तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे बात किया गया कि चीनी एक द्रव है। क्यों द्रव है? क्योंकि इसे सरल भौतिक विधि से अवयवों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण चीनी एक क्या है? द्रव है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न चौथे पर चलते हैं। चौथा में आपसे पूछा है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो पदार्थ के तो आप लोग इजी वे में तीन अवस्था जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक और आपके साथ मिल जाता है, प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल से चर्चा कर रखा है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पांचवा पे चलते हैं। पांचवा में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। अधिकृत का मतलब होता है कि जो पदार्थ अपना स्थान कब्जा कर लेता है, उस चीज को, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका फोन किसी चीज पे रख रहे हो, कुर्सी पे, टेबल पे या कॉपी पे कहीं रख रहे हो, तो वहां पे अपना वह जितना उसका साइज है उतना वह जगह छेक ले रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। चलिए अगले छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा में पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होती है वह द्रव अवस्था में ही रहेगी, लिक्विड अवस्था में ही रहेगी। चलिए अगले सातवें प्रश्न पर पहुंचते हैं। सातवां प्रश्न में पूछा है कि अंतरा अणु स्थान से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि पदार्थों के बीच के स्थान को अंतरा अणु स्थान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझना चाहें तो ये दो पदार्थ है, तो इन दोनों पदार्थों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई देगा, जो स्थान दिखाई देगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा अणु स्थान कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न में 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है। तो यहाँ से आपको बताना है कि पदार्थ के कण के मध्य स्थित, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में जो स्थित बल होता है, उसी को हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए 9वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। 9वां प्रश्न में पूछा है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता। जो ठोस पदार्थ होता है वह क्यों नहीं बहता, इसका रीजन आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनमें बहाव नहीं होता है। यानी ठोस पदार्थ के कण में कोई भी ऐसा कण नहीं होता है जो एक दूसरे से सटे नहीं रहता, एक दूसरे से बंधे नहीं रहता है, और ऐसा जब नहीं रहेगा तो वह बह जाएगा, लेकिन इसमें सभी आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। 10वां प्रश्न में पूछा है कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस के कणों के बीच ऊर्जा बढ़ जाती है, और ठंडा जब करोगे तो वह क्या हो जाता है? ऊर्जा घट जाता है। तो ये ऊष्मा का ही प्रभाव है। जब आप हीट करोगे तो उसके बीच का जो उनके कणों के जो बीच है ऊर्जा, वह बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जब ठंडा करोगे तो वही ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न में पूछा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूसरी वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। यानी आप कह सकते हो यहाँ से कह सकते हो, तो मतलब महक, या महक खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो वही सुगंध यहाँ पे और दुर्गंध की बात किया गया, तो वह किसके कारण फैल जाती है। तो इसका सही जवाब है गैसों के विसरण के द्वारा यह चीज होता है, दुर्गंध चारों ओर फैल जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है। आपको बताना है कि वह क्यों फैल जाती है। क्योंकि जल एक तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ आसानी से चिकनी सतह पर फैल जाता है। और उनके ये भी आप लिख सकते थे कि जल के कणों के बीच कोई अंतरा अणुक बल काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण वह आसानी से फैल जाता है। या द्रव के कण जो होते हैं वे परस्पर मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, जिनके कारण वह फैल जाता है। कुछ भी आप अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हो, अगर आप लोग वीडियो देखा होगा फर्स्ट वीडियो तो। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे बात करें। तो 13 नंबर में पूछा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होगा वाष्पन हो सकता है, या 25 डिग्री पर ज्यादा होगा।
तो यहाँ से उत्तर में सही जवाब आपको दिया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का वाष्पन अधिक होता है। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे तो उसका वाष्पन कम होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि किसी द्रव का क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी कोई द्रव है और उस पर वायु के दाब का क्या, वायु उस पर क्या दाब दे करके कुछ प्रभाव परिवर्तन ला सकता है या उस पर कुछ प्रभाव दे सकता है। यहां से देखिए आप लोग, यह वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन यहाँ पे होगा, द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि द्रव का क्वथनांक पर वायु के दाब के प्रभाव पड़ता है और ऐसा इस चीज से देखा जा सकता है कि जैसे ही वायु दाब को बढ़ेगा तो द्रव के क्वथन हेतु हम लोगों को अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा, तब वह क्वथन की कार्य करेगा। इसका मतलब है कि वायु का दाब द्रव के क्वथनांक पर भारी पड़ता है या प्रभाव देता है। चलिए अगले 15वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 15वां प्रश्न में आपसे बात किया गया है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, तो बताएं कि पदार्थ के भौतिक अवस्था क्या है। तो पदार्थ का जो भौतिक अवस्था रहेगा कमरे के ताप पर, वह द्रव अवस्था में रहता है। एग्जाम्पल के रूप में आप पारा को ले सकते हैं। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, वही चीज यहाँ पे आंसर इसका होगा द्रव अवस्था। चलिए 16वें प्रश्न में पूछा है कि किसी ठोस के द्रव्यमानांक की परिभाषा लिखें। यानी ठोस के द्रव्यमानांक का परिभाषा क्या होता है, यानी आप जनरली द्रव्यमानांक का ही परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उसका द्रव्यमानांक कहलाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ पिघल करके किस चीज में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमानांक। अगला है कि गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो जैसे ही आप गैस को ठंडा करोगे तो वह किस चीज में आ जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। 19वां प्रश्न में पूछा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करोगे तो वह ऊर्ध्वपातित होगा, यानी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया यहाँ पे लागू होगा और वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला 20वां क्वेश्चन कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कारण है कि गैसों को संपादित किया जाता है किंतु द्रव को नहीं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो कि गैस का घनत्व कम होता है, इसी कारण गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत में बात करें, ठोस तथा द्रव में जो घनत्व होता है गैसों के घनत्व से अपेक्षाकृत अधिक होता है किंतु संपीड़न कम होता है, इसलिए द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो इसका थोड़ा सा आंसर लॉन्ग है क्योंकि हमने इसको अपने अनुसार दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। तो 22 नंबर में पूछा है कि उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पताल में द्रव के रूप में की जाती है। तो जो हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं वह कौन सा गैस ज्यादातर यूज करते हैं, ऑक्सीजन, जो द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगले 23 प्रश्न में पहुंचते हैं। 23 प्रश्न में पूछा है कि पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको क्या लिखना है, केल्विन बराबर, यहाँ से आप केल्विन बराबर लिख दोगे कि 273.15 प्लस जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो यहाँ से 273 1.5 प्लस कितना लिखोगे, 35। अब जैसे ये जोड़ के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 308.15 केल्विन। चलिए 24वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। 24वां में पूछा है कि सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यह बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में हमने चर्चा किया है वीडियो में, तो आप लोग जरूर से जरूर देखना। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों।
यानी उबलते हुए जो जल है उसको अगर किसी शरीर के या कहीं पे डाल दिया जाए तो उससे ज़्यादा उसका जो भाप होता है उसको अगर लग जाए तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है या जलन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है क्योंकि भाप का गुप्त ऊष्मा उबले हुए जल से या उबलते हुए जल से क्या होता है, अधिक होता है। यानी भाप ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा रहेगा वह जल उबलते हुए जल से ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोगों को जलन महसूस होता है ज्यादा। 26वां प्रश्न आज का और आखिरी, सॉरी 28 प्रश्न तक ले। तो 26वां प्रश्न में आपसे पूछा है कि क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? तो उत्तर हमने लिखा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प नहीं कहा जा सकता है। अमोनिया का जो गैसीय अवस्था है वह गैसीय अवस्था में रहता है। चलिए 27वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 27वां में पूछा है कि एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ही आप कपूर को गर्म करोगे और आयोडीन को गर्म करोगे तो इसमें यह जो पदार्थ है इसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही गर्म करोगे तो ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और या फिर ठंडा करोगे तो फिर से कपूर। वही चीज यहाँ पे आयोडीन को लेकर बताया गया है। चलिए आज का आखिरी और 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न में आपसे बात किया गया है कि एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो हमने उत्तर लिखा है कि एल्कोहल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्कोहल। क्या होगा? ईथर की तुलना में, एल्कोहल की तुलना में ईथर। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका ईथर होगा, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समय। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में करें। फिर अगला चैप्टर से रिलेटेड नोट्स और उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। और प्यारे बच्चों, हाँ, इसका एक पार्ट वीडियो और बनेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 वीडियो कल जस्ट अपलोड किया जाएगा। तो बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।